अगर आज के डिजिटल परिदृश्य को देखा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है। कोई भी बेहतरीन आइडिया तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसका एग्जीक्यूशन कमाल का ना हो। सही कहा। और इसी एग्जीक्यूशन के बिल्कुल केंद्र में है डिजिटल डिजाइन। आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे टूल और कल्चरल शिफ्ट पर बात करने वाले हैं जिसने प्रोडक्ट डिजाइन की पूरी दुनिया को ही पलट कर रख दिया है। बिल्कुल, और हमारा मुख्य फोकस है फिग्मा और वो क्रांति जो ये अपने साथ लेकर आया है। हाँ, तो इस पूरी चर्चा के लिए हमने 3 बहुत ही शानदार और विस्तृत स्रोतों का उपयोग किया है। पहला है अल्ट्रा लाइफ प्रोजेक्ट द्वारा बनाया गया एक इन डेप्थ यूट्यूब क्रैश कोर्स जिसका नाम है मास्टर फिग्मा फ्रॉम जीरो टू प्रो। और दूसरा स्रोत वेबसाइट लर्नर्स का एक बहुत ही क्रिस्प और टू द पॉइंट 15 मिनट का ट्यूटोरियल है। इसके साथ ही तीसरा स्रोत एक बेहद विश्लेषणात्मक लेख है जिसका शीर्षक है द फिग्मा रेवोल्यूशन रीडिफाइनिंग कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट डिजाइन। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सा बटन क्या करता है, बल्कि ये डिकोड करना है कि कैसे ये टूल डिजाइनरों, डेवलपर्स और स्टेक होल्डर्स के बीच की पुरानी दीवारों को गिरा रहा है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब भी हम डिजाइन शब्द सुनते हैं तो अक्सर लोग इसे सिर्फ एस्थेटिक्स या चीजों को सुंदर बनाने तक ही सीमित कर देते हैं। मतलब सिर्फ रंग और चित्र लगाना। एकदम सही। लेकिन हमारे स्रोतों ने, खासकर उस विश्लेषणात्मक लेख ने, शुरुआत में ही इस भ्रम को तोड़ दिया है। डिजाइनर असल में केवल कलाकार नहीं होते, वो कोर लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर, ये बहुत ही सटीक शब्द है। हाँ, क्योंकि अगर कोई डिजाइनर सिर्फ एक सुंदर इंटरफेस बना रहा है लेकिन वो यूजर की किसी समस्या को हल नहीं कर रहा है तो वो डिजाइन पूरी तरह फेल है। तो एक अच्छे डिजाइनर की पहचान क्या होती है? हम एम्पैथी या सहानुभूति कहते हैं। इन तीनों का एक सटीक संतुलन बनाना ही असली डिजाइन है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये एम्पैथी वाला पॉइंट सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। स्रोत सामग्री में नाइकी जैसे ब्रांड्स का उदाहरण देकर इसे बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। हाँ, वो उदाहरण बहुत ही स्पष्ट था। एक डिजाइनर असल में किसी ब्रांड को देखने और महसूस करने का नजरिया ही तय करता है। एक अच्छे डिजाइन के पीछे पूरी एक साइकोलॉजी काम कर रही होती है। बिल्कुल, क्योंकि जब कोई यूजर किसी ऐप को खोलता है तो उसे कहाँ क्लिक करना है, उसे कैसा महसूस होना चाहिए, उसका फ्लो कितना स्मूथ होगा, ये सब कुछ उस डिजाइनर की एम्पैथी पर निर्भर करता है। सही बात है। अगर लक्षित दर्शकों के दर्द को, उनकी उलझनों को नहीं समझा जा सकता तो उनके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट कभी नहीं बन सकता। और यहीं से असली प्रोसेस यानी डिजाइन प्रक्रिया की अहमियत शुरू होती है। मतलब वो जो पूरा स्ट्रक्चर होता है काम करने का। हाँ, जैसे रिसर्च करना, प्रोटोटाइप बनाना, लगातार फीडबैक लेना और फिर सबसे मुश्किल काम, उस डिजाइन को डेवलपर्स को हैंड ऑफ करना ताकि वे उसे कोड कर सकें। ऐतिहासिक रूप से ये जो हैंड ऑफ की प्रक्रिया थी वो बहुत ही दर्दनाक होती थी। बिल्कुल, डिजाइनर्स अपने अलग भारी भरकम सॉफ्टवेयर में काम करते थे और डेवलपर्स को बस कुछ स्थिर तस्वीरें या पीडीएफ थमा दी जाती थीं। और इसी गैप, इसी फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए फिग्मा ने मार्केट में एंट्री ली। और उस एंट्री ने तो सच में पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। उस आर्टिकल को पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि फिग्मा का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक उसका वेब आधारित और क्लाउड आधारित होना था। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर था। अब कोई भारी भरकम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई फाइनल वर्जन 2 रियली final.psd जैसी फाइल्स को ईमेल पे भेजने का झंझट नहीं। इससे दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी डिवाइस से बस एक ब्राउजर और इंटरनेट कनेक्शन के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ तक कि फोन पर लाइव प्रीव्यू देखने के लिए एक मोबाइल कंपेनियन ऐप भी मौजूद है। और इसके साथ ही जो एक और बड़ी दीवार इन्होंने गिराई वो थी एक्सेसिबिलिटी की। वेबसाइट, लर्नर्स और अल्ट्रा लाइफ प्रोजेक्ट के कोर्सेज में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये टूल शुरुआती यूजर्स के लिए पूरी तरह से मुफ्त है। मुफ्त होने से तो इसकी पहुंच बहुत बढ़ गई होगी। बिल्कुल, इसके स्टार्टर किट में 3 फाइलें, 3 पेज और एक प्रोजेक्ट बनाने की सुविधा मिलती है। साथ ही 30 दिन की वर्जन हिस्ट्री भी ऑटोमेटिक सेव होती है। इसका मतलब है कि डिजाइन अब किसी एलीट वर्ग या महंगी मशीनों तक सीमित नहीं रहा। सही कहा, ये डिजाइन का सच्चा डेमोक्रेटाइजेशन है। और अगर हम इसके इंटरफेस की बात करें तो जो लोग पुराने क्लटर्ड डिजाइन टूल से आए हैं उनके लिए फिग्मा का यूआई किसी ताजी हवा के झोंके जैसा है। इसका इंटरफेस बहुत ही साफ और समझने में आसान है। बीच में एक विशाल और अनंत कैनवस है जहां सारा डिजाइन का काम होता है। और बाईं ओर लेयर्स पैनल है जो बहुत ही सलीके से हर एलिमेंट को फोटोशॉप की तरह व्यवस्थित रखता है कि कौन सा आकार किसके ऊपर है या नीचे है। दाईं ओर डिजाइन इंस्पेक्टर है जहां से फिल, स्ट्रोक, कॉर्नर रेडियस और लेआउट ग्रिड जैसी चीजें कंट्रोल होती हैं। और ऊपर एक बहुत ही मिनिमल सा टूल बार है
जहां मूव, स्केल, फ्रेम और शेप्स जैसे टूल्स होते हैं। कोई गैर जरूरी ऑप्शंस नहीं जो काम से भटकाएं। इस इंटरफेस में फ्रेम का कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है। फ्रेम यानी वो डिजिटल कैनवस जहां डिजाइन बनाए जाते हैं। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें कि अगर मैकबुक प्रो 16 इंच के लिए वेब डिज़ाइन बन रहा है या आईफोन 13 मिनी के लिए एक ऐप बन रहा है, फिग्मा में पहले से ही इन सभी के सटीक रेजोल्यूशन वाले फ्रेम मौजूद हैं। इससे डिजाइनर को एक परफेक्ट बाउंड्री मिल जाती है। मुझे पर्सनली इसके ग्रिड सिस्टम ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। ग्रिड्स का उपयोग तो डिज़ाइन को एक नया ही स्तर दे देता है। डार्क और लाइट थीम तो खैर आजकल हर टूल में होती है, लेकिन जो ग्रिड और कॉलम्स का कंट्रोल यहाँ मिलता है वो अद्भुत है। जैसे ट्यूटोरियल में दिखाया गया कि कैसे 10 या 12 कॉलम ग्रिड को 45 पिक्सल मार्जिन के साथ सेट किया जाता है। जो लोग डिज़ाइन की बारीकियों को समझते हैं वो जानते हैं कि ये ग्रिड सिस्टम ही वो चीज़ है जो एक साधारण से दिखने वाले डिज़ाइन को एक पिक्सल परफेक्ट और प्रोफेशनल लुक देता है। अलाइनमेंट में कोई भी गड़बड़ी तुरंत पकड़ में आ जाती है। ये एक डिजाइनर को बहुत सटीक काम करने की आज़ादी देता है। सटीकता अपनी जगह है, लेकिन अगर हम इस पूरे टूल के सबसे बड़े रेवोल्यूशन की बात करें तो वो है रियल टाइम कोलैबोरेशन। लेख में इसकी तुलना गूगल डॉक्स से की गई है। और ये तुलना बिल्कुल सटीक है। अब डिज़ाइंस को ईमेल के जरिए इधर-उधर भेजने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग एक ही समय में डिज़ाइन देख सकते हैं, संपादित कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। एक ही समय में डिजाइनर काम कर रहा है, कॉपीराइटर टेक्स्ट एडिट कर रहा है और डेवलपर एसेट्स निकाल रहा है, सब एक ही फाइल में। और यही वो चीज़ है जिसने पुराने साइलोस को तोड़ दिया है। जब डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स और मैनेजर्स के बीच संचार की खाई पड़ जाती है तो फीडबैक लूप तेज होता है। लेकिन सच कहूं तो इस कोलैबोरेशन का एक मजेदार पहलू भी है। हम सब जानते हैं कि जब शांति से कोई बटन अलाइन किया जा रहा हो और अचानक स्क्रीन पर किसी स्टेक होल्डर का रंग बिरंगा कर्सर उस अधूरे डिजाइन के ऊपर मंडराने लगे, तो जो घबराहट होती है वो भी इसी टूल की देन है। ये बात बिल्कुल सच है। शुरुआती दौर में डिज़ाइनर्स को ये सब बहुत डरावना लगा था, क्योंकि डिज़ाइनर्स हमेशा से बंद दरवाजों के पीछे काम करने के आदी थे। लेकिन इस टूल ने उन्हें ओपन में डिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। और इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। अब फीडबैक के लिए हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ता, जिससे इनोवेशन को बहुत बढ़ावा मिलता है। और इनोवेशन की इस स्पीड को और भी तेज करता है फिग्मा का कम्युनिटी और टेम्पलेट इकोसिस्टम। अगर बिल्कुल शून्य से शुरुआत नहीं करनी है तो कम्युनिटी प्रोफाइल्स का उपयोग किया जा सकता है। वेबसाइट लर्नर्स वाले वीडियो में इसका एक बेहतरीन उदाहरण था। बस कम्युनिटी सेक्शन में जाकर एक ट्रैवल ऐप का टेम्पलेट खोजा जा सकता है, उसकी कॉपी बनाकर अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से उसमें कुछ रंग बदलें, नई इमेजेस डालें और कुछ ही मिनटों में एक ऐप तैयार हो जाता है। कम्युनिटी के साथ साथ प्लगइन्स का जो सपोर्ट है उसने वर्कफ्लो को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ट्यूटोरियल्स में कुछ ऐसे प्लगइन्स का जिक्र हैं जो सच में काम को बहुत तेज कर देते हैं, जैसे हाई क्वालिटी मुफ्त तस्वीरों के लिए अनस्प्लैश। अब ब्राउजर में तस्वीरें खोजने जाने की जरूरत नहीं है। वहीं बैठे बैठे बस सहारा रेगिस्तान या नॉर्वे टाइप करें और तस्वीर सीधे फ्रेम में आ जाती है। छोटे ग्राफिक्स या बैक एरो जैसे आइकॉन्स के लिए आइकॉन स्काउट या आइकॉनिफाई जैसे प्लगइन्स हैं। और इलस्ट्रेशंस के लिए अनड्रॉ का उपयोग बहुत लोकप्रिय है। पूरी टाइपोग्राफी को सुसंगत रखने के लिए टाइप स्केल्स प्लगइन भी बहुत उपयोगी है। ये छोटे छोटे टूल्स मिलकर जो समय बचाते हैं वो सच में कमाल है। ये सब चीजें वर्कफ्लो को तेज जरूर बनाती हैं, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो फिग्मा का असली पावर उसके प्रो लेवल टूल्स में बसा है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यहाँ से चीजें वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। कंपोनेंट्स और इंस्टेंसेस का कॉन्सेप्ट। अल्ट्रा लाइफ प्रोजेक्ट के कोर्स में इसे पेरेंट और चाइल्ड के कॉन्सेप्ट से बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। मान लीजिए एक बड़े ऐप में 50 अलग अलग स्क्रीन्स हैं और सब में एक साइन अप बटन लगा है। अगर उस बटन को एक पेरेंट कंपोनेंट बना दिया जाए तो बाकी जगह उसकी जो कॉपीज इस्तेमाल होंगी उन्हें चाइल्ड या इंस्टेंसेस कहेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए स्रोत में जो डीएनए एनालॉजी दी गई है वो समझने में बहुत आसान है। अगर उस मुख्य पेरेंट बटन का रंग बदला जाए, जिसे ग्लोबल बदलाव कहते हैं, तो पूरे प्रोजेक्ट में मौजूद उन सभी चाइल्ड बटनों का रंग बदल जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ एक विशेष स्क्रीन पर उस चाइल्ड बटन में बदलाव किया जाए तो वो पेरेंट को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ये सबसे शक्तिशाली फीचर है और ये कंपोनेंट्स मल्टी डायमेंशनल भी होते हैं। हाँ, बटन के विभिन्न रूप या वेरिएंट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट अवस्था, होवर स्टेट और प्रेस स्टेट, जिनमें आइकॉन जोड़े या हटाए जा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा तकनीकी फीचर है वो है ऑटो लेआउट। ये फीचर तत्वों को एक सीधी रेखा में
क्षैतिज या लंबवत व्यवस्थित करके डिजाइन को रिस्पॉन्सिव बनाता है। ट्यूटोरियल में फिल कंटेनर और हग कंटेंट जैसी सेटिंग्स का जिस तरह से उपयोग दिखाया गया वो बहुत इंप्रेसिव है। इसका मतलब है कि डिजाइन स्क्रीन के आकार के अनुसार अपने आप ढलने के लिए तैयार रहता है। और इसके साथ ही बुलियन ऑपरेशंस का फीचर भी है जो आकृतियों को मिलाकर नई आकृतियां बनाने की सुविधा देता है। यूनियन, सब्सट्रैक्ट, इंटरसेक्ट और एक्सक्लूड का जिक्र जो हुआ था। हाँ, जैसे सब्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके एकदम परफेक्ट चांद का आकार बनाना या इंटरसेक्ट के उपयोग से एक आंख का आकार गढ़ना। ये सभी स्ट्रक्चरल फीचर्स बहुत जरूरी हैं। लेकिन किसी भी क्लाइंट को जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है जादुई प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग वो चरण है जहां एक स्थिर डिजाइन एक असली ऐप की तरह जीवंत हो उठता है। स्मार्ट एनिमेट और ऑन क्लिक या ऑन ड्रैग सेटिंग्स का उपयोग करके। इस हिस्से ने तो सच में मेरा दिमाग ही घुमा दिया। क्रैश कोर्स में इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण दिए गए थे। सबसे पहला उदाहरण टोमेटो ऐप का था, जो ज़ोमैटो जैसा ही एक फूड डिलीवरी ऐप कॉन्सेप्ट था। उसमें दिखाया गया कि कैसे जब बर्गर की स्क्रीन पर क्लिक किया जाता है तो एक बहुत ही स्मूथ पुश एनिमेशन के साथ चेकआउट पेज खुलता है। ये बिल्कुल किसी असली ऐप जैसा फील देता है। दूसरा उदाहरण नाइकी इंस्पायर्ड कैरोसेल का था। इसमें स्लाइडर एलिमेंट्स का उपयोग करके कई जूतों के बीच स्वाइप करने का एनिमेशन बनाया गया था। और यहाँ क्लिप कंटेंट फीचर का इस्तेमाल बहुत ही चतुर था, जिससे बाकी जूते फ्रेम के बाहर छुपे रहते हैं। और तीसरा उदाहरण लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स का रोटेटिंग कैन एनिमेशन था। वो सच में किसी जादू जैसा था। स्ट्रॉबेरी, तरबूज और ब्लूबेरी के स्मूदी बोल्स और जूस कैन्स का एक रोटेटिंग 3D जैसा एनिमेशन। और सबसे कमाल की बात ये थी कि लेबल्स को कैन के ऊपर मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड में मास्क किया गया था, जिससे वो बिल्कुल असली 3D सिलेंडर जैसा लग रहा था। और एक्सपर्ट, यहाँ एक सवाल उठता है कि ये सब सिर्फ सुंदर दिखने के लिए है या इसका कोई और भी उपयोग है? इसका असली उपयोग डेवलपमेंट फेज में होता है। ये इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप्स असली डेवलपर्स को कोड लिखने से पहले ही ऐप के बिहेवियर को सटीकता से समझने में मदद करते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो बात सिर्फ एक डिजाइन टूल की नहीं है। आज की तेज तर्रार दुनिया में जहां विचारों को तेजी से हकीकत में बदलना होता है, फिग्मा जैसे टूल ये सुनिश्चित करते हैं कि तकनीकी कमियों के कारण किसी भी शानदार आइडिया की मौत ना हो। इस टूल ने डिजाइन को लोकतांत्रिक बना दिया है, जहां कोई भी सीख सकता है। बिल्कुल। लेकिन श्रोताओं के मन में एक गहरा विचार छोड़कर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर टेम्पलेट्स, प्लगइन्स और कम्युनिटी रिसोर्सेज की मदद से डिजाइन बनाना इतना आसान और सुलभ हो गया है, तो भविष्य में एक महान डिजाइन को एक औसत डिजाइन से क्या अलग करेगा? क्या भविष्य का असली डिजाइनर वो होगा जो टूल्स चलाना जानता है, या वो जो ये समझता है कि इंसान वास्तव में क्या महसूस करना चाहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इस दिलचस्प विषय पर साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और सवाल पूछते रहें।